नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आइए आज बात करते हैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉज़िट की। ये होता क्या है, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है और क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिक्स डिपॉज़िट की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में आता है जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इस टाइप का। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं आपके मन में ख्याल आएगा, जो अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको दिखेगा ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। और इसी तरीके के और बैंक भी हैं जिसमें आपको फ़िक्स डिपॉज़िट करने का ऑप्शन मिलता है। अब फ़िक्स डिपॉज़िट की रिक्वायरमेंट हमें क्या होती है? अगर आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक लमसम अमाउंट आया है या आपके पास पड़ा है और आप उस पैसे को सेव करना चाहते हैं। ऑब्वियसली फ़िक्स डिपॉज़िट को मैं इन्वेस्टमेंट का नाम तो नहीं दूँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का होराइज़न थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए लोगों का, थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा, बट शायद लो टू मॉडरेट रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए लोगों की। फ़िक्स डिपॉज़िट बहुत ही सेफ़ नेचर के माने जाते हैं। बैंक्स में आप जाते हो, रिलाई करते हो उनके ऊपर और आप जाके वहाँ पे अपना फ़िक्स डिपॉज़िट खोल लेते हो। ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं, आप उनकी ब्रांच को विज़िट करके भी फ़िक्स डिपॉज़िट ओपन करवा सकते हो और अब तो ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी जो UPI एप्लीकेशंस हम जो यूज़ करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम की बात कर लें, फ़ोनपे की बात कर लें या कुछ अलग एप्लीकेशन की बात करें, इनके थ्रू भी फ़िक्स डिपॉज़िट आप लोग कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट डिपॉज़िट एक्चुअली में है क्या? कॉर्पोरेट डिपॉज़िट वही कॉर्पोरेट ब्रांड जो हम सुनते हैं, देखते हैं या जहाँ जॉब करते हैं, ये भी इस तरीके के ऑफर्स लेके आते हैं। ज़्यादातर ये कंपनीज NBFC के तहत रजिस्टर करती हैं अपने आप को। एयरटेल पेमेंट बैंक इसका एक अलग उदाहरण है। और ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट पब्लिक से अगर आपको पैसा उठाना है तो आपको ये सीधी बात है, RBI की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। आपके पास वो बैंकिंग लाइसेंस होने चाहिए जिसके तहत आप इस मनी को रेगुलेट कर पाओगे। अब जब हम बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक की या प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की या फिक्स डिपॉज़िट की, तो लोग क्यों इंक्लाइंड हैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉज़िट की तरफ कंपेयर टू हमारे नेशनलाइज्ड बैंक या जो बैंक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके कंपैरिजन में कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉज़िट के इंटरेस्ट रेट कहीं ज़्यादा हाई होते हैं। मुझे खुद ध्यान है, मैंने अपने एक काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड को ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट कराई थी जो कि बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में 4% के आसपास ज़्यादा थी। बट मेरी एडवाइस उनको यही थी कि आप इसको शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें, पैसा 1-2 साल में आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप दोबारा इन्वेस्ट ना करें। कॉर्पोरेट FD जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं या NBFCs होती हैं, इनके थ्रू इशू करे जाती हैं। कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उस कॉर्पोरेट की या कंपनी की लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी है। ऐसा कई बार हो जाता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर अपनी जो फिक्स डिपॉज़िट होता है इसको प्री मैच्योर रिडीम करा लेते हैं और कई बार ये पैनिक सिचुएशन में होता है। और जब बहुत सारे लोग इस रिडम्पशन को कराते हैं तो कंपनी की लिक्विडिटी सिचुएशन यानी रीपे करने की क्षमता जो है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, चाहे वो रेगुलर इंटरेस्ट हो, इस पे फ़र्क पड़ जाता है और कंपनी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेती है। अब अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट या कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो भी इन्वेस्टर के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बचते। बैंक के FDs तो हमें ये पता है कि RBI के गाइडलाइंस के तहत चलते हैं और इनका अपना बैंकिंग एक्ट होता है। वहीं पे जो कॉर्पोरेट FDs होती हैं, इसकी गवर्नेंस कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 58A के तहत करी जाती है। और कभी भी ऐसी पैनिक या डिफ़िकल्ट सिचुएशन कंपनी के पास आती है जिसको उसे फेस करना पड़ता है, तो उस एक्ट के अंदर साफ साफ ये लिखा गया है कि उनको प्रायोरिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देनी है। इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि जिन लोगों ने पैसा शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करा गया है। और फिक्स डिपॉज़िट जो इन्वेस्टर होते हैं इनको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती या उसके बाद इनको प्रायोरिटी मिलती है। कॉर्पोरेट डिपॉज़िट के अंदर एक इशू और ये भी है कि पहले 6 महीने तक तो विड्रॉल तो कर ही नहीं सकते हो, और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हो तो पेनल्टी तो आपको लगेगी ही लगेगी, साथ में काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है। वहीं उसके कंपैरिजन में जब हम बैंक FD की बात करते हैं तो प्री मैच्योर अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, पेनल्टी का क्लॉज वहाँ पे है, बट वहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट है और आप किसी भी टाइम पे प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। अब इन सारी बातों के अलावा अगर आप फिर भी ये फैसला करते हो कि आपको कॉर्पोरेट FDs के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये ज़रूर चेक करें कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कितना पुराना है, किस तरीके के फीडबैक लोग दे रहे हैं। आज की डेट में तो इंटरनेट का
समाना है तो यहाँ पे आपको फीडबैक बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, रादर देन आप पॉजिटिव फीडबैक को सुनो, आप हमेशा फोकस करो कि पब्लिक नेगेटिव क्या बोल रही है, कंपनी क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रही है, उनकी रेटिंग किस तरीके की है, क्या वाकई में ये रिस्क लेना सही है या नहीं है। और अगर ये रिस्क आप लेते हो और भगवान ना करे चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो क्या आप उस रिस्क को लेने को तैयार हो। अगर आप फिर भी ये फैसला करते हैं कि आपको कॉर्पोरेट एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो, उसको थॉरोली पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसके बाद ही उसे फिल करके अप्लाई करें। अप्लाई करते वक्त ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि पिछले 3 साल का उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ना सिर्फ इस तरीके से कि क्या जो आप एफडी करने वाले हो उस पर आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बल्कि वो फाइनेंशियली भी कंपनी किस तरीके से कर रही है और कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके तहत उसको इस फिक्स डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट पड़ी है और वो किस जगह पे इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं जो हमने सेव करा है, और ये पैसा हमें बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति काफ़ी सोच विचार करता है, परिवार के साथ बात करता है, उसके बाद ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब हम नए होते हैं हम थोड़ा कम पैसा लगाते हैं, और मुझे लगता है कि इनिशियली अगर हम स्पेशली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की बात करें, बैंकरप्सी की बात करें, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर तो इसी तरीके से स्कैम होते हैं, तो यहाँ पे जब हम छोटा पैसा लगाते हैं, कम टाइम के लिए लगाते हैं, कम रिस्क लेते हैं, हमारा एक्सपोजर रिस्क की तरफ कम होता है, हमें वहाँ पे दिखता है कि हमारी मैच्योरिटी हो गई। उसके बाद धीमे धीमे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम, अगर आप ये मान लीजिए कि हमने 20,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करी थी और कम से कम 6 महीने के लिए हमने वो पैसा इन्वेस्ट करा था और हमारा इंटरेस्ट आ जाता है, और ये सीधी बात है कि 6 महीने के कंपैरिजन में 9 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा होगा। जो इन्वेस्टर होता है वो ग्रेजुअली झुकता है कि वो 6 महीने से बढ़ के 1 साल, 2 साल या 3 साल, क्योंकि उसको 14%, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, वो उस तरफ जाता है और यहाँ पे उसका रिस्क बड़ा हो जाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ चुका होता है और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल बैड न्यूज़, या जो रेटिंग एजेंसी रेटिंग दे रही हैं या जो न्यूज़ मार्केट में आ रही है जिस पर पब्लिक रिएक्ट कर रही है, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए लोगों को ये लगता है कि हमने तो एक एफडी ली हुई है, ये काफ़ी सिक्योर है, कंपनी में हमने बात करी और वो हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ़ है और ये हमें टाइमली मिल जाना चाहिए। प्रॉब्लम हमें तब आती है जब वो डेट पास हो जाती है और हम वो पैसा रिडीम नहीं कर पाते। अब ये सीधी बात है कि पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, परेशानी हम उठा रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट से पहले काफ़ी सोचे समझे सतर्क रहें, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पहले बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भी। अगर आपको ज़रा भी शक होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट या मेरी सेविंग रिस्क पे है, मेरी सलाह ये होगी कि आप तुरंत वहाँ से प्रीमैच्योर विड्रॉल करिए और निकल जाइए। आप इसके लिए वेट मत करिए। हम लोगों को एक दूसरे को ही जागरूक करना पड़ेगा और इसी तरीके से हम एक दूसरे को फ्रॉड की चपेट में आने से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।